सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी एक बिजनेसमैन और हैंडसम लड़के से हो गई थी। मेरा पति बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा था और मैं भी कम नहीं थी। मैं एक हसीन और बहुत ही खूबसूरत और गरीब लड़की थी। मुझे कोई भी एक बार नज़र उठाकर देख ले तो मुड़कर दोबारा ज़रूर देखता। मेरी मम्मी ने हमेशा यही कहा था कि तुम्हें कोई शहजादा ही ब्याह कर ले जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं हंस दिया करती थी। मम्मी, इन टूटी फूटी गलियों में, हमारे कच्चे पक्के मकानों में लड़कियों को ब्याहने शहजादे नहीं बल्कि बड़े उम्र के मर्द आते हैं जो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरतों के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद दिल में दबी रह जाती है। वह तो सिर्फ चुपके चुपके किसी राजकुमार के सपने देखा करती है। भगवान की करनी ये हुई कि कोई रिश्ते कराने वाली आंटी न जाने कहाँ से मेरे लिए शहजादा पकड़ लाई। मेरा रिश्ता लाया गया था, बात पक्की हुई और मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई। मेरा पति बहुत ही हैंडसम था और अमीर भी था। इन्हीं दो चीज़ों की मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है, वो है विश्वास और भरोसा। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैं बहुत खूबसूरत थी, मूरत की तरह दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत गुमान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी यही हुस्न मेरा परीक्षाएं बन जाएगी। मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, पूरे कमरे की चक्कर काटता रहा। उसकी वजह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। वह फिर मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, सरिता, तुम बहुत खूबसूरत हो और हसीन हो। अपने पति की बात सुनकर मैं पूरी तरह खुश भी ना हो पाई थी कि उसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। चलो उठो, मुंह धोकर आओ, ये मेकअप अब उतार दो अपने चेहरे से। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि आंखें सूज गई थी। जब मैं बाहर आई तो मेरा पति मेरा ही इंतज़ार में था। वह उठकर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर मेरा चेहरा उठाया और बोला, बहुत रोकर आई हो ना? तुम्हें लगता है पीछे रह जाने वाले आशिकों की याद आ रही है? उसकी बात सुनकर मैं गूंगी सी हो गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फिर तो ये रोज़ का रूटीन बन गया था। मेरा पति सारा दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहता और मेरी कमियों को ढूंढता रहता। जब ऑफिस जाता तो अपनी मौसी की लड़की को मेरे पास छोड़ जाता, वह मेरे पीछे पड़ जाती। संजना ने मेरे सजने संवरने पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था। जैसे ही मेरा पति ऑफिस जाता मैं खूब तैयार हो जाती। मेरी मौसी भी मेरे शक पर मुस्कुरा देती और संजना मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा करती थी। मैं भी उसको जलाने के खातिर खूब लाली पाउडर लगा लेती। उसके सामने आई। एक दिन मैंने मामूली के हिसाब से तैयार हुई थी कि दिनेश ऑफिस से जल्दी लौट आया था। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी क्योंकि उसने मेरे पूरे घर की तलाशी ली थी। किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत पर भी देख ली थी। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे, दरवाजे के नीचे सब कुछ तलाश करने के बाद मैं तंग होकर जब उससे पूछ ही लिया, किस चीज़ को ढूंढ रहे हो, वह चिल्लाकर बोला, तुम्हारे आशिकों को। उनकी बात सुनकर मैं तो डर ही गई थी। मुझे तब समझ आई कि ऐसी बहकी बहकी हरकतें क्यों करते हैं। उन्हें तो शक की बीमारी थी। मैंने संजना की तरफ देखा तो वह बड़े मज़े से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी इस सब के पीछे संजना का ही हाथ है। मैं रो रो कर उन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर मेरी एक ना सुनते थे। वे अक्सर कहते थे कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो ना, न जाने कितनों को अपने पीछे लगाया होगा। यानी मेरा हुस्न ही मेरी सज़ा बन गई थी। अगर मैं एक आम सूरत वाली लड़की होती शायद दिनेश मुझ पर कभी शक न करते। दिनेश ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए थे, मुझे सिर्फ 2 रंग पहनने की परमिशन दी थी। सफ़ेद और काला में बनने संवरने के ढंग से लेकर कपड़े पहनने और ओढ़ने तक की पाबंदी लगा चुके थे। मैं चुपके चुपके रोती रहती थी। मम्मी का घर पुराना था, सब कुछ याद आता था, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने पति को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलवाकर रहूंगी। मैं खुद को दिनेश के रंग में ढालने लगी थी। हमारी शादी के बाद से इतनी अजीब किस्से हुए थे कि हम एक दूसरे को समझ ही ना सके। मुझे दिनेश की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह किधर जाता है, वह कहाँ रहता है, 2-2 दिन घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता है। संजना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था। एक दिन दिनेश को घर से गए हुए तीसरा दिन था।
मैंने उनके लिए परेशान फिर रही थी जब अचानक उसका एक दोस्त हमारे घर पर आ गया। उसने मुझसे दरवाजे पर ही बता दिया था कि दिनेश आपके लिए एक पैगाम भिजवाया है। मैंने उसको घर में बुलाया। संजना ने ही मुझे कहा था कि मैं दिनेश का पैगाम सुन लूँ, तब तक वह चाय बनाएगी। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराया। दिनेश का दोस्त मेरे पास आया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। देखते ही देखते दिनेश के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके दोस्त ने मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा। मैंने संजना से मदद मांगी, आवाज़ लगाई, मगर वह ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज़ आई, सरिता, तुमको आज तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिनेश को देखकर मैं घबरा गई थी। उसका दोस्त तो बाहर भाग गया, लेकिन मैं दिनेश के हाथों चढ़ गई। उसने मुझे हैवानियत की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया था। तुम मेरे ही दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर रही थी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आज तो मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। दिनेश ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया था। दिनेश रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? दूसरे दरवाजे से दाखिल होती हुई मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी थी। उसने मुझे दिनेश के चुंगल से बाहर निकाला था। संजना भी आंटी के साथ बाहर से आई थी। दिनेश जोर जोर से चिल्ला रहा था, मम्मी ये मेरा मुंह काला कर रही थी। उसने झट से सारा माजरा सुना दिया। ये भी बताया कि मैं और संजना दोनों घर में मौजूद थे। मैं अकेली नहीं थी। संजना तो उछल ही पड़ी थी। तुम पागल तो नहीं हो? मैं और आंटी तो शॉपिंग पर गए थे। आंटी बिल्कुल चुप रही। मैंने आंटी को बहुत दुहाई दी, आंटी सच बोलो, सच बोल दीजिए, संजना आपके साथ नहीं थी ना? मगर आंटी ने अपनी चुप्पी ना तोड़ी। मैं हैरान खड़ी उनकी मक्कारी और जालसाजी के चेहरे देखती रही। दिनेश मुझे जान से मार देना चाहता था, जबकि आंटी ने दिनेश को ये कह दिया कि मारने के बजाय सरिता को गंजा कर देना चाहिए। सर पर बाल होंगे और ना ही कोई उसकी तरह ध्यान देगा। मैं चीखती रही, मगर संजना और आंटी ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, जबकि दिनेश कैंची पकड़े मुझे बेदर्दी से गंजा कर रहा था। मेरे बाल काट कर मुझे आंगन में फेंक कर अपने अपने कमरे में चले गए और मैं वहीं रोती रही और सिसकती रही। न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ खबर ना हुई। रात ढले, मैं होश में आई। लुटी फुटी सी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन कमरे से संजना और दिनेश की बातें करने की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए थे। दिनेश, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें कह रही हूँ कि इस लड़की का भरोसा करना। वह लड़की अच्छे करैक्टर की नहीं है। मुझे संजना की बातों से अजीब सी दर्द महसूस हुई थी। मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। मैं चुप से वापस पलट आई। मुझे मालूम हो चुका था इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, मगर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरा पति, संजना आंटी, उन तीनों में से मेरा दुश्मन कौन था। मैंने उनके मक्कार चेहरों से नकाब हटाने का फैसला कर लिया था। मैं दिनेश पर कड़ी नज़रें रखने लगी थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा था। मैं अब दिमागी उलझन में फंस चुकी थी। मैं आईना देखती तो ऐसा लगता था जैसे मैं पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुंडा हुआ था, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान हैं। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और भगवान से मदद मांगती रहती। एक दिन आंटी और संजना दोनों शॉपिंग पर गए हुए थे। उनके जाते ही मैंने उनके कमरों की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ी, मगर दोनों के कमरे लॉक थे। मुझे शायद मायूसी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रूम में आकर हर चीज़ को अच्छी तरह से निहारने लगी। मेरे कमरे की सजावट अलग तरीके से महसूस हो रहा था। मैं हर चीज़ की तलाशी लेने लगी। कपड़ों की अलमारी तक मैंने खोल डाली थी। जेवरात में ताले लगे हुए थे। दीवारों पर से फ्रेम उतार उतार कर देख रही थी, जब एक बड़े से फ्रेम के पीछे आंटी की तस्वीर निकली। उनकी जवानी के दिनों की तस्वीर थी। गोद में नन्हा सा बच्चा था। वह किसी और आदमी के साथ जाकर खड़ी थी, मगर यह आदमी तो दिनेश के पापा नहीं थे। आंगन में आंटी की तस्वीर जिस आदमी के साथ लगाई हुई थी, वह तो कोई और था। इस तस्वीर के अंदर जरूर कोई न कोई राज छुपा होगा। मुझे लगा कि मैं वह तस्वीर नहीं, कोई बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला हो। सब कुछ वैसा ही करके मैंने फ्रेम को दोबारा सेट कर दिया और खुद को नॉर्मल दिखाने लगी। दिनेश जब मामूली की तरह घर में दाखिल हुआ था, वह हर चीज़ की तलाशी लेने लगा था। उसने मुझसे मोबाइल तक छीन लिया था, मगर वह मुझे उसकी आदत से नफरत सी हो गई थी। वह मेरे पास आकर बैठा तो मेरी सांस रुकने लग गया था। वह अब नॉर्मल था। एक पति जो थोड़ा शक्की था, शक में कभी कभार पत्नी पर हाथ भी उठाया करता था। एक माँ और उसकी बहन की बेटी जो अपने काम से काम रखती थी। मगर सब कुछ इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना नज़र आता था। इस सब के पीछे बहुत से राज छुपे हुए थे। यूं ही एक रात दिनेश को फिर से शक का दौरा पड़ा था। उसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया था। मैं आंगन में सोफे पर आकर लेट गई थी। रात बीत गई,
जब मैंने संजना को अपने कमरे से निकलकर दिनेश के कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा था, उस रात मुझे ये दहशत हुआ कि संजना मेरी और दिनेश की लड़ाई के बाद दिनेश के नज़दीक आने की कोशिश करती है, लेकिन वह संजना से ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता था। संजना के जाते ही मैं भी दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई थी। अंदर से दिनेश और संजना की आवाज़ आ रही थी, दिनेश, तुम सरिता को कब ठिकाने लगाओगे? उसको कब डिवोर्स दोगे? उससे अपना जान कब छुड़ाओगे? इस करेक्टर लेस लड़की से? संजना, तुम नहीं जानती, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। मैं सरिता को नहीं छोड़ सकता। वह करेक्टर लेस औरत है, ये मेरा दिल नहीं मानता। दिनेश का जवाब सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर गई थी। ये ना हो तुम्हारी जिंदगी में बेवफा औरत को दोबारा देखना पड़े, ताकि तुम्हारा किस्सा फिर से दोहराया जाए। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस प्यार की शुरुआत करें। दिनेश का शब्द जहर में डूबा हुआ था। मुझे नफरत है दुनिया की हर औरत से। निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। दिनेश की आवाज़ में जुनूनी ही जुनून था। संजना कमरे से बाहर आ गई तो मैं दरवाजे की ओट में छुप गई। कमरे से चीज़ों की टूटने की आवाज़ें आने लगी थी। मैंने उस टाइम कमरे में जाना अच्छा नहीं समझा। दिनेश की आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं रहा गया। मैं आंटी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उनके कमरे से भी आवाज़ आ रही थी, दीदी, सेठ साहब ने जो बोया था वही काट रही हूँ। बस काटते काटते मेरा हाथ लहूलुहान हो गए हैं और दिल छलनी छलनी। एक पल भी सुकून का मैसर नहीं है। दिनेश की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। संजना जो उसे संभालते हुए, मुझे तो लगता है अगर संजना यहाँ मेरे पास ना होती तो अब तक दिनेश मेरे खून से अपने हाथ रंग चुका होता। आंटी की बातें सुनकर मैं बहुत डर सी गई थी। मैं जल्दी से सोफे पर गिर गई थी। अगली सुबह हवेली में अजीबोगरीब बातें हो रही थी। मैं डरी सहमी एक चीज़ को गौर से देखे जा रही थी। सारा दिन हवेली में मैंने इस सब सवालों में उलझी रही। शाम ढली तो मैं तीसरी मंजिल के छत पर चली गई। यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन आज मेरा दिल और दिमाग हर चीज़ का जायजा ले रही थी। तभी किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ नीचे आंगन से आ रही थी। वह दिनेश चीख रहा था। चलो कृपा थी मैं इधर ही थी, वरना आज फिर मेरी दुर्गति बन जाती। तो आंटी की भी चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं जल्दी से नीचे आई, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। मैं रूम में आकर बैठ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन दिनेश की मौजूदगी में मैं रो ना सकी। वह बड़े मज़े से टीवी देख रहा था। दिनेश का मोबाइल बजा। कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था। दिनेश बड़ा परेशानी में बाहर की तरफ भागा। मैं खिड़की से उसे देख रही थी। वह गाड़ी में बैठकर घर से जाते हुए दिखा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वह दिनेश की फ़ोटो थी और उसके कुछ मेडिकल कागज़ थे। पागलपन के दौरे 10 साल की उम्र में ही ये बीमारी हो गई थी। दिनेश की शक्ल भी उसकी थी, मगर उसका नाम गलत था। उस फाइलों पर नाम श्याम लिखा हुआ था, यानी दिनेश ने अपना असली नाम भी सबसे छुपा रखा था। ये ऐसा क्यों कर रहा था? मैं नहीं जानती थी। दिनेश की अलमारी पैसों से भरा हुआ था। उसके अलावा मुझे और कोई सुराग नहीं मिला। मैं इतना तो जान गई थी, दिनेश और संजना आंटी फ्रॉड हैं, लेकिन उनकी हकीकत मुझसे अब तक छुपी हुई थी। इन सब के सामने मैं लाचार और गरीब थी, जिसे उनको कोई खतरा भी नहीं था, मगर वे नहीं जानते थे असल खतरा ही मैं हूँ। मैं उनको बेनकाब करने के लिए हर हद से गुजरने का फैसला कर लिया था। मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। रात जब खाना बनाने वाला सैफ खाना बनाकर चला गया तो मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन मैं ये सब कर गई थी। इन तीनों ने रात का खाना बड़े शौक से खाया था। कुछ देर बैठे दरवाजे की तरफ तकती रही, फिर उठकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने आधा घंटा इंतजार किया ताकि वह पूरी तरह बेहोश हो जाए। एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। हर घड़ी बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। आधा घंटा जैसे ही बीता, मैंने सबसे पहले संजना के कमरे की तरफ बढ़ी। वो बेहोश होकर सो रही थी। मैंने उसके कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। एक एक चीज़ को उलट पुलट कर देख रही थी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। मैंने संजना की अलमारी खोली। कपड़े बिखरे हुए थे। मैंने अलमारी में पड़ी हुई तस्वीरों को देखकर हैरान रह गई थी। एक तस्वीर मेरे साथ एक लड़का खड़ा था। वह लड़का जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। कभी मैं उसको आइसक्रीम खिला रही थी तो कभी ड्रिंक पिला रही थी। शॉपिंग करते हुए मेरे साथ वह कपड़े पसंद कर रहा था। मैं ये सब देखकर डर सी गई थी। ये मैं ही थी। मैं ये सब देखकर बेबसी से आंखों में भरने वाले आंसू पीकर मैं अपने मिशन में लग चुकी थी।
फिर उस लड़के के अलावा मेरी और भी बहुत सारे लड़कों के साथ संजना ने मेरी तस्वीर बनाई थी और उसके अलमारी में पड़ी थी। मगर ये सब अभी मुझ पर एक राज था जो खुल नहीं सका था। संजना के कमरे की हर चीज़ सेट करके मैं आंटी के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। आंटी के कमरे से बाहर अजीब सी मालूमात मिली थी। एक डायरी थी जिस पर बच्चों की लिखाई में लिखा गया था, मुझे अपनी माँ से नफरत है। दूसरे पन्नों पर लिखा गया था, मुझे मेरे पापा बहुत याद आते हैं, नए पापा बहुत बुरे हैं। आगे आगे राज खुल रहे थे, मुझे औरतों से नफरत है, औरतें बेवफा होती हैं, मेरी माँ ने मेरे पापा को चीट किया। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। मैं अभी ड्राइंग रूम से और भी मालूमात समेट रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से मेरा कंधा हिला दिया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे देख सकूं। फिर पत्थर की तरह बुत बनकर बैठी थी। तभी दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जमीन पर बिखरे हुए कागजात को जल्दी जल्दी समेटने लगी। वे हाथ किसी और के नहीं, दिनेश के थे। उन कागजात को अलमारी में रखकर मुझे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। रूम का दरवाज़ा बंद करके उसने फिर से मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरी हालत बिल्ली के शिकंजे में फंसे हुए चूहे की तरह हो गई थी। वे मेरी हालत से खुश हो रहा था। सरिता, मैंने बिरयानी नहीं खाई थी, लगता है तुमने सारी नींद की गोलियां बिरयानी में डाल दी थी। एक दो गोली डालनी थी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे कुछ कहूँ, तुम्हारी सुनूं, मगर तुम आज अनोखा काम ही कर गई हो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वह अजीब अजीब बातें करता चला जा रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे एक कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया था और खुद सोने चला गया। मुझे यकीन है कि तुम ये रस्सियाँ खोल नहीं पाओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर मैं सारी रात रोती रही, भगवान से मदद की विनतियाँ करती रही। मुझे नहीं मालूम था कल क्या होगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख तब खुली जब मुझ पर किसी ने ठंडा पानी उड़ेला तो मेरे सामने संजना शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वह मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चिल्लाती रही। फिर जब वह साइड पर हुई तो आंटी आगे बढ़ी। तुमने क्या क्या मालूमात हासिल कर ली? उसने गरजती हुई शब्दों में बोली। क्या क्या जानकारी निकाली तुमने? मैंने कहा, तुम सबकी हकीकत मुझे मालूम हो गई है। तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी, ज़्यादा चिल्ला नहीं पा रही थी। कुर्सी पर बंधी हुई बैठी हुई थी। आंटी बोलते जा रही थी, देखो उस डायरी से तुम्हें कितना सच मालूम हो गया होगा। मैं तुम्हें सब बारीकी से बताती हूँ, गौर से सुनना। लेकिन पहले उसके हाथ खोल दो, उसे आज़ाद कर दो। उन्होंने दिनेश की तरफ इशारा किया था। दिनेश ने मेरे हाथों से रस्सियाँ खोल दी थी। आंटी आगे चलने लगी, मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे पीछे चलती। उनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर उन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया था। मैं बैठ गई थी। वो बोलना शुरू कर चुकी थी। सरिता बेटे, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ दिनेश तुम्हें मारता पीटता रहे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपने बच्चों जैसी लगती हो। वह बोलती जा रही थी और मैं चुप से सुनती जा रही थी। दिनेश को औरतों से नफरत है, अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने दिनेश के बाप को धोखा दिया था। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी और दिनेश के बाप की मोहब्बत की शादी थी। दिनेश की पैदाइश के बाद मैंने दिनेश के बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैंने बाहर किसी आदमी से दोस्ती कर ली थी और उसके साथ घूमा फिरा करती थी। मैं इतना गिर गई थी, हम हर रोज मिलने लगे थे। मैं 6 सालों तक दिनेश के बाप को धोखा दिया था। मर्द बेवफाई को नहीं सहता। दिनेश का बाप को भी मुझ पर शक हो गया था, मगर कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग सका था। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने दिनेश की उंगली थामी और उसे लेकर घर से सीधा उसके दोस्त के घर आ गई। मैं यहाँ साल भर रही। फिर कुछ दिन हिम्मत करके मैंने डिवोर्स का नोटिस दिनेश के बाप को भेज दिया था। उस पर लिखा था, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स न देता, मगर तुम यूँ अपने आशिक के साथ छुपती फिर रही हो, ये मुझे गंवारा नहीं। अब उसके साथ भाग गई हो तो शादी भी कर लेना। मैं इधर शादी कर ली। न जाने वह खत कैसे दिनेश के हाथ लग गया था। उसने वह खत पढ़ लिया था। बाप के शब्द उसके दिमाग में बिल्कुल चुभ से गए थे। वह मुझे अक्सर कहता था कि आप बेवफा औरत हो और मेरी बाप की मुजरिम हो। अपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसका जुनून बढ़ता चला गया और मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि ये किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए मैंने उसके सौतेले बाप को यानी सेठ साहब को लंदन भेज दिया था।
दिनेश का असल नाम तो राजू था, मगर उसने नाम भी बदल लिया था। कहने लगा, इस नाम से तो मेरा बाप बुलाता है, वह मत पुकारो। आंटी बताती जा रही थी, वह रोती जा रही थी। मेरे भी आंसू बह रहे थे। उसके बिगड़ती हालत को देखकर मैं संजना को यहाँ ले आई थी। संजना मेरे दूसरे पति की बहन की लड़की है। मैं संजना को यहाँ लाई थी। संजना और दिनेश की बहुत दोस्ती थी। अगर संजना ना होती तो अब तक मैं जिंदा ना होती। जहाँ तक बात तुम्हारे सर मुंडवाने की थी, वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, नहीं तो दिनेश तुम्हें जान से मार देता। मैं जानती हूँ अपने दिनेश को। आंटी चुप हुई तो मैं बोली, जो मेरी नकली तस्वीर बनाई गई है तरह तरह के लड़कों के साथ। आंटी मेरी बात सुनकर हैरान सी हो गई थी। कौन सी तस्वीर? वही जो संजना के अलमारी में पड़ी है, मैंने गुस्से से कहा। फिर उन्होंने कहा, ऐसी तो कोई तस्वीर ही नहीं। मुझे मालूम हो चुका था कि ये सब संजना का ही चाल है। आंटी ने संजना को बुलाकर पूछा तो साफ मुकर गई। सब कुछ खुल चुका था, सब किया धरा संजना का था, लेकिन आंटी की आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है सरिता, तुम्हारी शादी इसलिए दिनेश के साथ की गई थी क्योंकि तुम बहुत मासूम हसीन थी। मुझे लगता था दिनेश तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, मगर हालत ज़्यादा बिगड़ गए थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। आंटी सब कुछ बताकर सोफे से उठकर बाहर निकल गई थी। मुझे दिनेश पर बड़ा प्यार आया था, वह तो सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। बस ये सब मैं दिनेश और आंटी को दिखाना चाहती थी। सारा दिन सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। मैं आंगन में बैठी रही। रात में सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं सोफे पर लेट गई। मुझे यकीन था कि आज संजना फिर दिनेश के पास जाएगी, लेकिन वह नहीं गई। यूं ही 3 रातें बीत गई। मैंने आंगन के सोफे पर ही बिता दी। आखिरकार चौथी रात मैंने संजना को दिनेश के कमरे की तरफ जाते देखा। मैं चुप से उठी और आंटी के कमरे की तरफ चल पड़ी। आंटी को मैंने अपने साथ चलने को कहा। वह हैरान थी, मेरे साथ चल पड़ी। मैंने उन्हें चुप रहने को कहा था। मैंने उन्हें अपने बेडरूम के पास ले गई। मैं उन्हें जानती थी कि संजना आंटी के खिलाफ आज कुछ बोलेगी या नहीं। संजना दिनेश के साथ बातें कर रही थी। दिनेश, मेरी बात का यकीन तो करो, मौसी ने अपने जैसे करैक्टर लेस लड़की को तुम्हारे लिए चुनी है, ताकि सारी ज़िंदगी उसकी निगरानी करते हुए बीत जाए। अपने पति के पास हंसी खुशी ज़िंदगी नहीं बिताएगी। मेरी मौसी की नीयत को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसे डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लो। हम दोनों मिलकर मौसी से तुम्हारा बदला लेंगे। और सरिता की तस्वीर जो तुम्हें अक्सर लाकर दिखाती रहती हूँ ना, क्या ये सबूत कम है? मैंने आंटी की तरफ देखा, वह रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि डायन तो संजना है। हम दोनों कुछ भी कहे बगैर वहाँ से पलट आए थे। सुबह जैसे ही दिनेश ऑफिस गए, आंटी ने संजना को अपने पास बुलाया। वह हमेशा की तरह आंटी से चिपक रही थी और मौसी मौसी कर रही थी। आंटी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। वह हैरान थी। आंटी ने बस इतना ही कहा कि वह सब कुछ सुन चुकी है। उसके बाद उन्होंने संजना को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। दिनेश को भी आंटी ने संजना की सारी असलियत बता दी थी। ये भी बताया था कि तस्वीर नकली है, क्योंकि मैं तो गरीब घर से हूँ। मैं कहाँ इतने महंगे होटल में घूमती फिरूंगी। दिनेश ने दिल से मुझे स्वीकार किया। उन्हें मेरी अच्छाई पर पूरा यकीन था। उनका अब दिमागी इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे साथ अब बुरा सलूक नहीं करते। एक तो बचपन का गम, फिर 4 सालों से संजना जैसी दोस्त का साथ। उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। दिनेश बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहे थे। वह एक बहुत अच्छे पति साबित हुए थे। मेरी ज़िंदगी जन्नत बनती जा रही थी। अब भी कभी कभार दिनेश को शक का दौरा पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं। उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है एक ना एक दिन वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।